नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा। भारत आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे दुबई एयर शो 2025 में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति चुनाव में किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिलने के बाद चिली में दिसंबर में दूसरे दौर का चुनाव होगा। शरण सुधारों के अंतर्गत शरणार्थियों को ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। और भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में आज अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके 2 करीबी सहयोगियों से जुड़े बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसले की तारीख की पुष्टि की है। इसे देखते हुए ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायालय परिसर के आसपास बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश रैपिड एक्शन बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। ये आरोप पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए छात्र आंदोलनों से जुड़े हैं। अभियोजकों का कहना है कि उस समय अवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चल रहा है। अल मामून अब सरकारी गवाह बन गए हैं। हसीना और कमाल देश छोड़ने के बाद मुकदमे में उपस्थित नहीं है, इसलिए उन पर अनुपस्थिति में ट्रायल चल रहा है। अल मामून अभी हिरासत में है और उन्होंने कथित आदेश के पालन को लेकर विस्तृत गवाही दी है। फैसले के बाद संभावित तनाव को देखते हुए ढाका के साथ साथ गोपालगंज, मदारीपुर और फरीदपुर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों से कुछ महीने पहले आने वाला यह फैसला बड़ी राजनीतिक असर डाल सकता है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। दुबई एयर शो आज से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू हो रहा है। भारत 2 दिन के इस आयोजन में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। भारतीय वायुसेना, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और एलसीए तेजस के साथ इस एयर शो में भाग लेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान श्री सेठ यूएई के रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी करेंगे। वे भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बैठक में भी शामिल होंगे। दुबई एयर शो द्विवार्षिक आयोजन है। इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों सहित 150 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक और उद्योग जगत के 1,40,000 से अधिक पेशेवर भाग लेते हैं। रोहन और समद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के साथ साथ व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ अपनी बैठकों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चर्चा में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों सहित रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कतर के अमीर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और भारत कतर संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की खोज करने में कतर के अमीर के मार्गदर्शन की सराहना की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज सुबह ब्राजील के बेलेम पहुंचे। श्री यादव वहां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संगोष्ठी UNFCCC COP30 में भाग लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री यादव अगले कुछ दिनों तक जलवायु परिवर्तन पर बातचीत में हिस्सा लेंगे और जलवायु अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय व्यवस्था तथा अन्य गंभीर मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। विश्व दर्पण
आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चिली में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला है। शीर्ष दो उम्मीदवार वामपंथी जेनेट जारा और दक्षिणपंथी जोस एंटोनियो कास्ट के बीच दिसंबर में दूसरे दौर का चुनाव होगा। अब तक 52.39% मतों की आंशिक गणना हो चुकी है। इसमें वामपंथी उम्मीदवार जारा 26.58% मतों के साथ पहले, जबकि एंटोनियो कास्ट 24.32% मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जारा पहले दौर में आगे हैं और 14 दिसंबर को दूसरे दौर का चुनाव जीतना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ब्रिटेन ने अपनी शरण और अप्रवासन नीतियों में आधुनिक दौर के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा की है। गृहमंत्री शबाना महमूद आज हाउस ऑफ कॉमन्स में अवैध प्रवासन से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। ये बदलाव डेनमार्क के मॉडल से प्रेरित है और इनका उद्देश्य वर्तमान दौर में अनियमित प्रवासन को रोकना तथा सरकार की नीतियों को सख्त बनाना है। एक रिपोर्ट। इन योजनाओं के तहत शरणार्थियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने से पहले 20 वर्ष तक इंतजार करना होगा। शरणार्थी का दर्जा अस्थायी होगा और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर किसी का गृह देश सुरक्षित हो जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन को इसके लिए कानून बनाना चाहिए और देश में प्रवेश करने और रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। गृह मंत्री कानून में बदलाव की भी योजना बना रही है ताकि देश में शरण देने से इनकार के खिलाफ अपील करने के कई प्रयासों की अनुमति न रहे। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा कि गोल्डन टिकट समझौते के कारण ब्रिटेन में शरण के दावों में वृद्धि हुई है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। अमेरिका ने शनिवार को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक नौका पर हमला किया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की दक्षिणी कमान ने बताया है कि ये नौका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मादक पदार्थ मार्ग पर चल रही थी। एक रिपोर्ट। खुफिया जानकारी से इसकी तस्करी में मिले होने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त कार्यबल दक्षिणी स्पीयर ने इसे निशाना बनाया। सितंबर की शुरुआत से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नावों पर ये 21वां अमेरिकी हमला है। इन हमलों में अब तक 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ये हमले आवश्यक हैं। इस बीच सांसदों, मानवाधिकार समूहों और अमेरिकी सहयोगियों ने इस अभियान की वैधता पर सवाल उठाए हैं। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। चीन की सेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने लड़ाकू विमानों के साथ पहली बार बमवर्षक गश्त की है। ये गश्त फिलीपींस को चेतावनी देने के लिए की गई क्योंकि उसकी नौसेना ने अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त गश्त की थी। दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर चीन अपना दावा करता रहा है और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ लंबे समय से समुद्री विवाद में फंसा हुआ है। और अब खेल समाचारों के साथ है नवीन सक्सेना। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लक्समबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 के खिलाड़ी तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैम्पसन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के गणेश मणिरत्नम तिरुमूर ने अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता। उधर जापान के तोक्यो में बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत के धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीकांत ने लगभग 253 अंक बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। भारत के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने लगभग 250 से अधिक स्कोर करके रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की एयर राइफल स्पर्धा में माहित संधू ने रजत और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा। भारत आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे दुबई एयर शो 2025 में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति चुनाव में किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिलने के बाद चिली में दिसंबर में दूसरे दौर का चुनाव होगा। शरणार्थियों को शरण सुधारों के अंतर्गत ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। और भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लक्समबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।